हिमाचल के 10 जिलों में कल होगा 22वां जनमंच कार्यक्रम। कोविड के चलते नवंबर में लगाई गई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में खारिज की पुनर्विचार याचिका, कहा धरना कहीं भी नहीं दिया जा सकता। हिमाचल में भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। हिमाचल में कोविड-19 के 505 एक्टिव केस, अब तक 978 की गई जान। और कृषि कानूनों के खिलाफ जनवादी महिला समिति का धरना, कहा कानून से कॉरपोरेट घरानों को मिलेगा फायदा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सरकार की ओर से 22वां जनमंच कार्यक्रम 14 फरवरी यानी कल आयोजित होगा। पहले सरकार ने जनमंच की तारीख 30 जनवरी रखी थी, लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए इसे स्थगित कर नई तारीख तय की गई है और अब 14 फरवरी को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सरकार की ओर से कोविड महामारी के चलते बीते वर्ष नवंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित कैबिनेट में जनमंच कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन स्थिति नियंत्रण में आने के बाद अब दोबारा जनमंच कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 14 फरवरी को आयोजित होने वाले 22वें जनमंच की विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार चंबा, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी हमीरपुर, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सिरमौर के पांवटा, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर कुल्लू मनाली, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल कांगड़ा देहरा, ऊर्जा मंत्री सुखराम बिलासपुर के नैना देवी, वन मंत्री राकेश पठानिया मंडी के बल और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ऊना के चिंतपूर्णी में, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती शिमला ग्रामीण में जनमंच में शामिल रहेंगे। बहरहाल सरकार की ओर से लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा करने के लिए शुरू किया गया जनमंच काफी हद तक सफल कहा जा सकता है। हालांकि जनमंच कार्यक्रम में खिंचाई होने के डर से सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप जैसी स्थिति कई बार बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में दिए शाहीन बाग फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि धरना प्रदर्शन लोग अपनी मर्जी से और किसी भी जगह नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि विरोध जताने के लिए धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा तय है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में फैसला सुनाया था कि धरना प्रदर्शन के लिए जगह चिन्हित होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या समूह इससे बाहर धरना प्रदर्शन करता है तो नियम के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को हटाने का अधिकार पुलिस के पास है। धरना प्रदर्शन से आम लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। धरने के लिए सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के विरोध में हो रही शाहीन बाग के प्रदर्शन को गैर कानूनी बताया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया है। पुनर्विचार याचिका जस्टिस SK कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने खारिज की। साथ ही कहा कि लंबे समय तक प्रदर्शन करके सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। विरोध का हक हर जगह नहीं हो सकता। साल 2019 में दिल्ली का शाहीन बाग का CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में सामने आया था। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर नागरिकता कानून का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से शाहीन बाग पुनर्विचार याचिका रद्द करने के बाद ये साफ संदेश दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमा है और प्रदर्शन का मतलब सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर आम लोगों को परेशान करना नहीं है। हिमाचल में कोरोना वायरस से बीते कल कांगड़ा जिला में एक मौत हो गई, जबकि प्रदेश में कुल 29 लोग पॉजिटिव पाए गए। शुक्रवार को 8,864 सैंपल की जांच की गई थी, जिनमें से 29 लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूचना के तहत 16 संक्रमित ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 505 रह गई है। नाहन के डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज के कोविड आइसोलेशन वार्ड की 5वीं मंजिल से छलांग लगाने वाले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा ऊना जिला के 356 सैंपल, मंडी के 326 और सिरमौर के 300 सैंपल लिए गए हैं। वहीं हमीरपुर जिला के 243 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त बिलासपुर के 32, कुल्लू के 20, लाहौल के 48, शिमला के 133 और सोलन के 184 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।
कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो प्रदेश में 58,113 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 56,646 संक्रमित ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की मौत की बात करें तो अब तक 978 मरीज इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जोगिंदर नगर के कस गांव निवासी 42 वर्षीय संदीप पठानिया को गंभीर अवस्था में गुरुवार शाम को पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया था, परंतु रास्ते में ही उनकी मौत हो गई क्योंकि ये आत्महत्या थी। ऐसे में मामले में कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी पोस्टमार्टम आवश्यक था। कृषि कानूनों के खिलाफ अब हिमाचल में भी आए दिन विभिन्न संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने शिमला में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। समिति सदस्यों ने दावा किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगी और महंगाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। कृषि कानून से देश में खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य सचिव फाल्मा चौहान ने कहा, ये कानून किसान विरोधी है, इससे देशी और विदेशी कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। फाल्मा चौहान ने कहा कि इस कानून से देश में गरीबी और भूखमरी बढ़ेगी, देश में खेती किसानी पूरी तरह से नष्ट होगी और किसान अपने समर्थन मूल्य से भी वंचित होगा। महिला समिति ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। फाल्मा चौहान, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति राज्य सचिव। देखिए, हम लोग पिछले 26 नवंबर से लेकर के इस धरने प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के समर्थन में कि जो किसान जो 26 नवंबर से लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतरा है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं पूरे देश भर में और प्रदेश में। आप लोग देख रहे हैं कि इस सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए हैं वो एकदम काले कानून है जो देश के किसानों के सामने बहुत खड़े करके रख दिए हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत पड़ेगा और जिसका खामियाजा हम लोग भुगत भी रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो एपीएमसी को कमज़ोर करने का कानून लाया है और कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो कानून है और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो कानून है, जिसमें से सबसे बड़ी बात है कि जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो लाया है सन 1955, जिसमें संशोधन किया गया है, जिसमें आलू, प्याज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल और गेहूं, चावल के जो उसकी सामग्री को एक्ट से बाहर कर दिया है, तो उसको लेकर के क्या होगा, देश में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। देश का जो कॉर्पोरेट घराना है उसको जमाखोरी करने पर और कालाबाजारी करने का मौका मिलेगा और जब मंडियां फ्री होगी, मार्केट फ्री होगा, तब उसमें अपना वो सामान लाएगा और उसको कई गुना महंगे दामों पर किसानों को बेचेगा। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कानून लाए हैं, ये जो मोदी सरकार है, तानाशाह जो सरकार है देश में हमारे, वो सरकार इन कानूनों को बिना शर्त वापिस ले और ये जो देश में जो अन्नदाता बैठा हुआ है, देश का जो किसान जो अपना प्रदर्शन कर रहा है, इसके समर्थन में अगर ये सरकार वापिस नहीं लेती है तो आने वाले समय में हम लोग भी हिमाचल प्रदेश में ये किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। उत्तर भारत में शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे आए भूकंप के झटकों से हिमाचल में भी धरती कांप उठी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शुक्रवार रात 10:33 से लेकर 10:36 के बीच भूकंप के 2 से 3 झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 आंकी गई और भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग घरों से बाहर निकल आए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि उत्तर भारत में आए हुए भूकंप के झटकों को हिमाचल में भी महसूस किया गया। उन्होंने बताया कि अभी जानमाल के नुकसान की कहीं से भी कोई सूचना नहीं है। हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, शिमला, बिलासपुर आदि जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 5 मिनट की अवधि में 2 भूकंप आए। भूकंप का पहला केंद्र ताजिकिस्तान रहा और दूसरा केंद्र पंजाब का अमृतसर रहा। ताजिकिस्तान में भूकंप की तीव्रता 6.3 रही, जबकि अमृतसर में 6.1 तीव्रता मापी गई। कांगड़ा जिले में भूकंप के झटके काफी देर तक लगते रहे। लोग डर के मारे घरों और होटलों के बाहर आ गए। घरों के अंदर सामान जब हिलने लगा तो लोगों को भूकंप का एहसास हुआ। कांगड़ा में भूकंप के 2 झटके महसूस हुए। इधर शिमला में भी लोग भूकंप के झटकों के कारण दहशत में आकर घरों से बाहर आ गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक,
किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।